वेलकम बैक व्यूवर्स। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो हेयर स्टाइल है ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो इसके पीछे मैं आपको एक साइकी बताता हूँ। इंसान की और ख़ास तौर पे मर्दों की एक पूरी पर्सनालिटी के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम देखते हैं कि मर्द हजरात किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। बियर्ड आपकी हम देखते हैं कि आ जाती है और फिर वो बनाते हैं, उसको अलाइन करते हैं, लेकिन पूरी पर्सनालिटी के अंदर अगर आपका अच्छा सा हेयर स्टाइल ना बना हो तो मैं ये समझता हूँ, मैं एज अ मैन और बाकी जो दूसरे मर्द इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो भी ये इस बात को एग्री करेंगे कि हेयर स्टाइल बहुत ज़रूरी होता है। हेयर स्टाइल के लिए हेयर्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर सर पे बाल ही ना हो तो फिर कैसे हेयर स्टाइल बनेगा, और अगर सर पर बाल हो तो कितने घने हो कि वो हेयर स्टाइल अच्छा लगे। ये तमाम चीज़ें ये मर्दों के मसले हैं। आज मॉर्निंग शो ज़्यादातर इस वक्त व्यूवरशिप है ख़वातीन की, तो उन ख़वातीन के भी जो मर्द हैं, बाप भाई हैं, बेटे हैं, और उनके सर के बाल अगर खाली हो चुके हैं तो वो क्यों हुए हैं, और अब हो चुके हैं दोबारा तो नहीं उगते हैं। कितनी कोशिशें कर ली हैं, कितनी चीज़ें कर ली हैं। अब हमने ये सुना है हेयर ट्रांसप्लांट एक पूरी एक टर्मिनोलॉजी है और एक पूरी एक साइंस है, पूरी इसके पीछे एक स्टडी है, और डेप्थ में जब जाते हैं तो ये पूरी एक मैं समझूंगा कि एक अलग सी यूनिवर्स है हेयर ट्रांसप्लांट की। और हेयर ट्रांसप्लांट आज हम देखते हैं कि हर गली के कोने पर, हर सड़क पर एक हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो है वो कुछ यूनिट्स बने हुए हैं। क्या हर हेयर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर के पास जाना सही है, या फिर बहुत से केसेस हमने ऐसे देखे, बड़े सेलिब्रिटीज़ के हमने केसेस ऐसे देखे कि वो केसेस बिगड़ जाते हैं। तो वो क्यों बिगड़ जाते हैं? ये सारे शकों को शुबात हैं कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट अगर कराएंगे तो बड़ा तकलीफ दे अमल होगा, बड़ा कॉस्टली एक प्रोसेस होगा, उसके बाद भी 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद बाल वापस आए ना। ये सारी चीज़ें हैं ना, आज मैं सारे सवालात, सारे शकों को शुबात सब ख़त्म करने जा रहा हूँ। मतलब रोज़ाना आपका भाई आप लोग के प्रोग्राम करता है, कोई ना कोई फ़ायदा देता है जिससे आप उन कंसर्न गेस्ट तक पहुँचते हैं और अपनी मुश्किलात का हल लेते हैं। तो आज हमारे साथ बड़े प्यारे से डॉक्टर हैं और बड़ी खूबसूरत से उनकी पर्सनालिटी है और हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, डॉक्टर मंसूर अली राजपर साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब सूट तो आपने बड़ा ज़बरदस्त पहना हुआ है सर, बड़ा सूट कर रहा है आपके ऊपर। भाभी जी ने तैयार करके भेजा नहीं माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। डॉक्टर साहब इंट्रोडक्शन दिया है, समझ तो गए होंगे आप? जी बिल्कुल आना चाह रहा हूँ सर। बिल्कुल हेयर ट्रांसप्लांट इस मतलब अभी जो है ज़रूरी हो गया है, और न्यू जनरेशन जो है ज़्यादा, ये पहले लोग यूनिट लगाते थे, अब यूनिट की कमी हो गई, मना वो लोग उस पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यूनिट एक अपने कैप है, जैसे बंदा इरिटेट होता है। अब हेयर ट्रांसप्लांट इस वजह से कराने चाहते हैं जो 100% बंदे की पर्सनालिटी है। और हेयर ट्रांसप्लांट अभी जदीद आ गया है, और कोई दर्द, कोई तकलीफ़ कुछ भी नहीं है इतनी। जी बिल्कुल। ये कौन सा जादू है सर? पहले हम एक फ्लैप आउट करते थे उस तरीके से, जो पुराना तरीका था। ठीक है। इस टाइम अभी जदीद ये FUE टेक्नोलॉजी है, और आगे इसमें जिद्दत आ रही है, लेकिन बशर्त हो सही बंदा जो करने वाला हो। और अच्छा, एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सपर्ट ज़रूरी है। और एक ये प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है? FUE प्रोसेस? FUE ये एक प्रोसीजर है। इसमें सब चीज़ें देखनी पड़ती है। जैसे आपकी फ़िटनेस ज़रूरी है। अगर आपकी फ़िटनेस ज़रूरी है, अगर आपके फिट नहीं है, ओल्ड एज है, तो फिर आप इस पे नहीं जाएं। ओल्ड एज का मतलब किस एज से किस एज तक? तकरीबन 60, 70, 80, 70 के बाद ना जाए। 70 पे नहीं जाए। और डोनर अच्छा है फिर भी जाए अगर फिट है, तो ये कोई वो इशू नहीं है। लाजमी है, इम्यूनिटी होती है इंसान की। अगर बंदा ओल्ड एज पे जाता है तो उसका थोड़ा इम्यून सिस्टम वीक होता है, और सरवाइव करना उसके लिए थोड़ा। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि बड़े यंग फेस के अंदर, मतलब इफ़ यू जस्ट क्रॉस 30 और 35 तक भी पहुंचते तो हम देखते हैं कि सर के सारे बाल गायब होना शुरू हो जाते हैं। कुछ पानी के मसले हैं, कुछ खारा पानी यूज़ कर रहे हैं बोरिंग का, कुछ एनवायरनमेंट का मसला है, कुछ हमारे इर्द गिर्द दोस्त अहबाब होते हैं वो जेनेटिकली बताते हैं कि बाप दादा से ये मसला चला आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जेनेटिकल तो है ही है, ठीक है, और बाकी इंसान का अपना लाइफ स्टाइल है। कुछ प्रोडक्ट ऐसी आ गई हैं जिसकी वजह से भी बाल चले जाते हैं, और स्ट्रेस है, और इम्यून सिस्टम कम है। तो लाइफ स्टाइल हमारे पाकिस्तान में या अदरवाइज़ अब लोगों में ज़्यादा वो मतलब पुरानी चीज़ें खाना पीना नहीं है, देसी चीज़ें ख़त्म ख़त्म हो गई है, और हर बंदा शॉर्टकट है,
कहीं से कोई चीज़ ली है, फास्ट फूड खा लिया, हमें कुछ याद कर है लिया। नानियाँ दादियाँ होती थी, वो कहा करती थी रीठा लगाएं बालों में ना, वो रीठा से बाल बड़े तगड़े होंगे। अब वो रीठा और मीठा और वो फीका सब कुछ जो है ना वो सब अलग हो गया है, और अब सर के ऊपर सिर्फ गंजपन रह गया। डॉक्टर साहब ज़रा कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्योंकि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना भी ज़रूरी है जो व्यूवर्स हैं। अब मुझे पता है ये जो ख़वातीन है ना जो देख रही हैं, हमारे जो व्यूवरशिप है, वो लगा के बैठ गए होंगे डॉक्टर साहब अब क्या कहने वाले हैं, क्योंकि किसी के अगर शौहर के साथ ये मसला है, किसी के भाई के साथ, किसी के वालिद के साथ कोई मसला है, तो वो इस वक्त सोच रही होंगी कि इनको कैसे ट्रीट कराया जाए। तो अब मैं पॉइंट की तरफ आता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। कोई शख्स है वो बॉल्ड है और उसके सर पे बाल नहीं है, या फिर उसके बीच में सेंटर में बाल नहीं है, साइड जैसे नॉर्मली होती हैं मर्दों की या है, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? वो आपके पास आता है, FUE का नाम लेता है, तो फिर क्या प्रोसेस है, ज़रा सा उसको समझाएं। जी, हम उसको पहले तो चेक करेंगे उसका डोनर किस टाइप का है, पीछे बाल हैं भी या नहीं है, ये फिट है नहीं फिट है इसकी ट्रांसप्लांट के लिए। फुल कंसल्ट करेंगे, फिर उसको हम लैब्स वगैरह लिख के देंगे, तो आप ये करवाएं। उसके बाद सेकंड विजिट पे और उसकी स्किन को भी चेक करेंगे, अदरवाइज़ कोई इसको ऐसी स्किन डिजीज़ तो नहीं है, या इसके ऊपर बाल परफेक्ट आएंगे नहीं आएंगे, ये सब चीज़ें कंसल्टेशन करके चेक करना पड़ता है। ठीक है। तो बाल फिर हम उनको बोलेंगे आप बाल लगवा लें, लाजमी नहीं है तो अगर डोनर नहीं है और वो फिट नहीं है तो उसको हम मशवरा देंगे आप बाल नहीं लगवाएं। अच्छा, ये भी ज़रा सा समझाएं एक आम आदमी को, डोनर व्हाट इज़ डोनर, के आपके अपने ही बाल आपके बालों में इंजेक्ट होंगे, यहाँ पे फॉलिकल्स जो निकलते हैं? जी बिल्कुल, पीछे से हमारा डोनर एरिया होता है जो बैक ऑफ नेक पे होता है, उसमें उसको हम डोनर कहते हैं। वहाँ से ही रूट्स निकाल के आगे इम्प्लांट करते हैं। ठीक है। तो वो फुल हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है। और उसमें क्या होता है, तो डोनर की क्वालिटी होती है, अगर आपकी वो हेरिडिट पे है, अगर आपकी फैमिली में या आपका अच्छा डोनर है तो रिजल्ट्स भी अच्छी आएगी। अगर डोनर नहीं है अच्छा तो लाजमी उस टाइप की रिज़ल्ट आती है। फिर काफ़ी लोग बेचारे कंप्लेन ये करते हैं डॉक्टर साहब हमारे बाल जो हैं अच्छे नहीं आए, ये नहीं हुआ, तो हम उनको गाइड कर लेते हैं, आप जो है आपका डोनर इस टाइप का है, आपकी ऐसी रिज़ल्ट आएगी, हम उनको ज़रूर बता देते हैं। और ट्रांसप्लांट के लिए मेजर चीज़ ये है, तो पहले हम बंदे से मुलाकात ज़रूरी है। ठीक है। तो आपके किस एरिया में कहाँ तक कितना, कुछ लोग बोलते हैं तो हमें सारा सर भर के दे, लेकिन ऐसी ये वही जवानी की याद ताज़ा करते हैं, पूरा गंजपन ख़त्म होकर घना जंगल हो जाए, घना जंगल। क्या ये पॉसिबल है? सर पॉसिबल, देखो हमें जो कुदरती बाल होते हैं वो मच मोर होते हैं और वो लिमिटेड होते हैं। जो पीछे डोनर निकालते हैं, किसी के 3000 निकलते हैं, किसी के 4000 ग्राफ्ट निकलते हैं। मैक्सिमम कितने फॉलिकल्स या डोनर निकालते हैं? देखें जो फॉलिकुलर्स होते हैं वो कम से कम 6000 एट लीस्ट आ जाए तो अच्छी रिजल्ट आ सकती है। नहीं तो 3000 पे हमारा फ्रंटल जोन होता है और सेंटर और क्राउन, 3 हिस्सों में बाल और उसको हेड को हम तकसीम करते हैं। ठीक है। तो इस एरिया फ्रंटल जोन में अगर हमने 2000 ग्राफ्ट दे दिए तो उसकी कुछ रिजल्ट अच्छी आएगी, मतलब वो भरा भरा लगेगा, भरा भरा लगेगा, एक लुक वाइज अच्छा आएगा। अगर हम उसमें ही 1500 1000 लगा देंगे, लाजमी गैपिंग आएगी खाली खाली, फिर क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो कहता है तो सर मेरे तो बाल इतने। लेकिन मैं सब लोगों को ये बताऊंगा, डिपेंड आपके डोनर पे करेगा। अगर आपका डोनर अच्छा है आपकी रिजल्ट आ जाती है। अगर किसी का बिल्कुल थिन डोनर है उसको मैं एडवाइस नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ उसको तो आप ट्रांसप्लांट नहीं करवाएं। वो ज़रा फिर डिसाइड होता है क्यों नहीं डॉक्टर साहब। ऐसे ऐसे क्लाइंट मेरे पास आए जो ओल्ड एज, रिसेंट मेरे पास आया यार, जिनकी आपने बात की कि 70 प्लस और 65 प्लस, तो उसने कहा मेरा शौक है डॉक्टर साहब आपका क्या है? मैंने कहा यार शौक है लेकिन शौक का कोई मोल नहीं, शौक का कोई मोल नहीं है, मैं अच्छा लगूं, लाजमी एक पर्सनैलिटी तो है। ठीक है। तो मैंने उसको एडवाइस किया अंकल अभी आप माइंड नहीं करना, आपको बाल नहीं लग सकते। तो मेरी तरफ गुस्से से देखना लगा, कह रहा क्यों नहीं, मेरे तो बहुत बाल हैं। मैंने कहा नहीं आपके बाल तो बहुत हैं लेकिन आपके एज फैक्टर जो है ना वो कहता है तो आपको नहीं लगेंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, आपने कहा कि 600,000 डोनर्स निकालते हैं और फिर उसको यहाँ पर डिप्लॉय फॉलिकल्स निकालते हैं, डिप्लॉय करते हैं, 2000 आप फ्रंट पे रख लें तो आपको एक घनापन होगा, फिर मिड में जाते हैं, फिर पीछे जाते हैं। एक सवाल ये है कि ये प्रोसेस कैसा होता है, क्या फॉलिकल्स निकाल के फिर उसको इंजेक्ट करते हैं एक एक को? हमारा पूरा प्रोसेस पूरा प्रोटोकॉल के साथ होता है, मेडिकल
प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पीछे हम लाजमी उसके एरिया को प्रिपेयर करते हैं, कुछ लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। अच्छा। जिसके साथ फिर वो इजी हो जाता है और उसमें से निकाल के और आराम से उनके कलेक्ट करते हैं। पहले एक फेसेस होते हैं, पहले हम उसको इन करेंगे, चेक करेंगे, लाइनिंग करेंगे, हेयर लाइन बना के, फिर उसको ओटी में शिफ्ट करेंगे मार्किंग करके, और उसका लाजमी है जो प्रोटोकॉल्स होते हैं सब क्लियर करके फिर लोकल एनेस्थीसिया देंगे। लोकल एनेस्थीसिया के बाद जो है उसके हम मशीन के साथ एक फॉलिकुलर निकालेंगे, निकाल के फिर कलेक्ट करके रखते हैं। उसकी टाइमिंग होती है, जिस हिसाब से जितना ज़्यादा देर तक वो तकरीबन उस टेम्परेचर मेंटेन पे रहेंगे फॉलिकुलर्स, और ज़्यादा टाइम भी जितना अर्ली करेंगे, जितना जल्दी करेंगे, बेहतर करेंगे, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, मतलब आपने फॉलिकल्स निकाला तो वो डेड होने से पहले पहले आपको इंजेक्ट करना है, इंजेक्ट करना ये कहने का मतलब है आपका? हाँ, टाइम टू टाइम। ठीक है। अच्छा, सवाल ये कि कितना टाइम टेकिंग ये प्रोसेस है कि आपके साथ सिटिंग भी हो गई, एनालिसिस भी कर लिया आपने, कंसल्टेंसी भी कर ली। जी जी। टुडे इज़ द डे कि जिस दिन आपकी सर्जरी होनी है। अब वो सर्जरी कितने टाइम की होती है? सर ये सर्जरी तो नहीं कहें, एक मतलब इसको आप सॉफ्टली कुछ कह लें, प्रोसेस कह लें इसको। प्रोसेस तो उसमें तकरीबन हमें 1 घंटे का एक काम होता है, 2 घंटे का दूसरा होता है, और बीच में लंच ब्रेक वाइज ये चीज़ें इसमें क्लाइंट लंच भी कर सकता है। अच्छा, कर सकता है। जी जी। तो लंच भी आपकी तरफ से ऑफर किया जाता है? बिल्कुल हमारे अच्छा, हम फुल प्रोटोकॉल में, मतलब 3-3.5 घंटे का प्रोसेस होता है? जी जी, 3.5 नहीं, 6 आवर्स के, 6-7। अच्छा, डिपेंड 6 to 7 आवर्स का? जी, अच्छा। डिपेंड आपके क्लाइंट के ऊपर करता है। अगर आपका क्लाइंट हेल्दी है और सही वरी कर रहा है, इम्यूनिटी है उसमें, और टेंशन नहीं ले रहा है, तो जल्दी सही होगा। कुछ क्लाइंट्स नर्वस होते हैं, रोकना पड़ता है प्रोसेस? रोकना लाजमी है। उसके ये होता है मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ से, ये मेरा कोई बड़ा प्रोसीजर है। एक बंदे को परेशानी तो होती है, बिल्कुल ऐसा ही लेकिन होता है। उसको मोटिवेट हम करते हैं, लाजमी है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये प्रोसेस हो गया। जी जी। इसके बाद प्रिकॉशंस, क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे वो रिजल्ट ही नहीं आया, डॉक्टर कहते हैं कि आपने प्रिकॉशंस नहीं की, आपने पोस्ट कॉशंस नहीं की। देखिए वो हम उनको फुल प्रोटोकॉल, जैसे हमने फर्स्ट डे से लगा लिया, प्रोसीजर कर दिया, फिर उसको एक पेपर दे देते हैं जिसमें सब मेंशन होता है। फिर भी हम ऑनलाइन रहते हैं उनके कॉल्स पे। ठीक है। तो बाबू आज रात आपको कैसे फॉलो करना है, कैसे लेटना है, क्या इंस्ट्रक्शन देने। अच्छा। बड़ा फाइन काम है, इतना आसान नहीं है। क्लाइंट आपके अगर उससे थोड़ा भी आउट होगा तो वो कुछ भी मिस्टेक कर सकता है, फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो लाजमी है डॉक्टर 24 आवर्स जो है वो डिजिटली कनेक्ट रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं क्लाइंट्स के साथ। बिल्कुल। कितना अरसा लगता है, कितने मंथ्स लगते हैं कि वो बाल दोबारा से उगना शुरू हो जाते हैं और एक अच्छी ग्रोथ हो जाती है? 20 डेज़ के बाद शेडिंग प्रोसेस शुरू होता है। जैसे जो हम लगा लेते हैं उनको प्रोटोकॉल्स कंप्लीट करके, जो फाइनल वॉश कहते हैं उसको हम 20 डेज़ के बाद दे देते हैं, और उनके 90 डेज़ के बाद आपके बाल ग्रोथ करना शुरू होते हैं। अच्छा। 48 आवर्स के बाद जो है ना, स्किन में वो बाइट लगा लेता है एक फॉलिकुलर, ओके, जिसमें सेफ हो जाता है। फिर ग्रोथ जो मैंने बताया आपको, तो 90 डेज़ के बाद 6 मंथ में इनकी 20-30% रिजल्ट आ जाती है। 30% के बाद 15 मंथ तक तो ग्रोथ होती रहती है। ये फुल प्रोटोकॉल है बालों का। और लाजमी है अगर जो बंदा डॉक्टर के फॉलोअप्स पे नहीं रहेगा तो लाजमी है कुछ मिस्टेक्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। लाजमी है उस कॉम्प्लिकेशन को कवर किसको करना है, डॉक्टर्स को करना है। ठीक है। और क्लाइंट भी कोऑपरेट हो। अच्छा, एक तरफ हम ये देखते हैं कि पहले ज़माने में बड़ा कॉमन होता था कि विग पहनते थे। जी सर। तो वो विग वैसी होती थी, घनी होती थी, कोई भी हेयर स्टाइल बन जाता था। फिर लोगों ने विग से छुटकारा हासिल किया, ट्रांसप्लांट की तरफ आए। अब ट्रांसप्लांट के अंदर मुझे ये बताइएगा कि वो बालों की ग्रोथ प्रॉपर होती रहती है जैसे नॉर्मल अभी हमारे बालों की ग्रोथ होती है, हम उसके पास फिर बार्बर के पास जाते हैं, फिर उनको कट करवाते हैं, तो ये इसी तरह ग्रोथ होती है? आप फिर कट करा सकते हैं या बस एक ही ग्रोथ हुई फिर आपने रोक दिया उस ग्रोथ को, रुक जाती है वो? ट्रांसप्लांटेड बाल तो नेचुरल बाल है ना। हाँ। ये तो जितने लंबे छोड़ें, जितने कम करें, अगर आप 0 की मशीन लगवा सकते हैं फिर भी आएंगे, ये फिर उगेंगे दोबारा। जितनी इसकी लेंथ के साथ कुछ भी नहीं, नेचुरल है, टोटली नेचुरल है। तो आपका सक्सेस रेशो कितना है, प्रोग्रेस कितनी है, फीडबैक कैसा है, सर मुतमईन है इस FUE प्रोसेस से?
जी बिल्कुल, मैं मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इस फील्ड में तकरीबन 15 से 20 इयर्स हो गए हैं और मैंने तकरीबन 7 से 8,000 केसेस किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल और जी है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्या है? सर डायबिटिक करवाएं, बिल्कुल क्यों नहीं करवाएं, लेकिन कंट्रोल्ड हो, उसकी फुल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। जैसे 3 मंथ की HbA1c आप देखें और उसकी फिर भी कंट्रोल्ड में रखें। डायबिटीज़ करवा सकते हैं, डायबिटिक तो और भी सर्जरीज करवाते हैं। हमने ये देखा कि कुछ डायबिटिक पेशेंट्स हैं और वो हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो फिर वो जख्म हो जाता है सर के अंदर, ये क्या मसला है? अर्ज ये किया ना, तो डायबिटिक की सर्कुलेशन स्लो होती है, लाजमी है उसकी ज़्यादा केयर करनी चाहिए। तो उसकी कंट्रोल में रखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। डायबिटिक बंदा भी करवा सकता है, लेकिन टाइप 1 टाइप 2 में है, अगर टाइप 3 टाइप 4 में है तो एहतियात करना चाहिए। ठीक है, एक ज़रा आइडिया लेना चाहूँगा कि ये प्रोसेस कितना कॉस्टली है? सर इससे अपने पाकिस्तान में तो बहुत चीपेस्ट रेट है। अच्छा, इसकी कोई भी बने। आजकल आप देखो कुछ ऐसी ट्रीटमेंट आ गई है जो ट्रांसप्लांट से कॉस्टली है। ये तो कुछ भी नहीं। जैसे आप देखें कुछ इंजेक्शन्स अमेरिका में आ गई हैं, उसकी एक की भी कॉस्ट जो है $1,500-1,600 है, पाकिस्तान में वो लग रही हैं, लेकिन वो सिर्फ हेयर फॉलिंग को रोक रही है। ओके, तो हमारे तो आप ट्रांसप्लांट की तरफ ही ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, या कोई शख्स आता है कि डॉक्टर साहब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और मुझे शक है कि 1-1.5 साल के अंदर मैं गंजा हो जाऊंगा, तो उसको फिर आप क्या प्रोसेस देते हैं? उनके लिए हम पहले तो उनको देखते हैं उनके हेयर्स तो कितनी फॉलिंग है, 100 प्लस है, तो फिर हम उनको एडवाइस दे देते हैं। तो आप नॉर्मल इस ट्रीटमेंट पे जाएं, कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं और PRPs करते हैं। PRP इंजेक्शन तकरीबन एवरी 6 का कोर्स होता है, एवरी 15 डेज़ या 20 डेज़ के बाद लग सकती है, और 6 PRPs का डोज करवाएं तो उनका रेशो वॉल्यूम कम हो जाएगा गिरने का। ठीक है, गिरने बाल बच सकते हैं, जिस वजह से उसके गिर रहे हैं, बाल कमज़ोरी की वजह से गिर रहे हैं या अंदर फॉलिकुलर डैमेज हो रहा है तो वो एक्टिव हो जाता है। पहले बंदा PRP पे जाए। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस इज PRP। अगर PRP से नहीं उसको रिस्पांस मिला है, स्ट्रॉन्ग जेनेटिकल प्रॉब्लम है, तो फिर वेट करे, लाजमी है ट्रांसप्लांट पे एनी हो जाएगा वो। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि पूरा सर ही खाली हो जाए तभी ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं, या हल्का फुल्का खाली होना शुरू हुआ है लेकिन आपको पता है कि अभी भी सर भरा हुआ, आपको गंजपन महसूस नहीं होता, क्या उस फेज के अंदर भी ट्रांसप्लांट हो सकता है? सर अगर इंसान का फ्रंटल जोन खाली हो रहा है तो किसी ने उसको गंजपन में नहीं देखा है तो वो पहले ही ट्रांसप्लांट करवा दें। यंग एज का मज़ा अलग है। अगर मैंने ये सवाल इसलिए किया, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ सवाल कि अगर फ्रंटल साइड खाली नहीं हुई है, अभी होना शुरू हो रही है, आपको पता है कि यहाँ से खाली होती होती पीछे जा रही है, और अगर आप करते तो आपको पूरा हेड शेव करना पड़ता है ट्रांसप्लांट के लिए, या उन्हीं बालों को रहते हुए आप इंजेक्ट करवा सकते हैं? वो मुख्तलिफ गाइड कर लेते हैं, डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। हम उसको एडवाइस दे देते हैं, अगर कंप्लीट आप बाल्ड हो जाए तो अच्छी बात है, एक ही शेप में आ जाए। अगर एक शेप में नहीं रहना चाहते हैं तो फिर हमारे पास मेथड्स हैं। अच्छा, है ये भी मेथड्स? जी बिल्कुल, बैक ऑफ नेक से हम ट्रिम कर लेते हैं और फ्रंटल लाइन जो रिसीड हो गई है उनको हम अप्लाई कर देते हैं बाल। क्या ज़बरदस्त डॉक्टर साहब ने आज बातें बताई। मसला ही है लोग या उन लोगों का कि जिनका जो है वो इस वक्त सर के बालों का मसला है, तो आप ज़रूर रब्ता करें डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आखिर में कुछ बालों के हवाले से, कुछ केयर के हवाले से, लोगों को ट्रांसप्लांट के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? टाइम थोड़ा शॉर्ट रह गया, मैं चाहूँगा कोई मैसेज दें आप, पब्लिक सर्विस मैसेज। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात ये है तो अपनी केयर करें, स्ट्रेस में नहीं रहें, और आपने बालों के ऊपर कोई ऐसी गलत ये प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करें, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जितनी भी है और पहले अपना फुल डायग्नोस करवा के फिर कोई आप ट्रीटमेंट लें, या अदरवाइज़ ऐसे बिला वजह किसी भी ऐसे लोगों के पास आप नहीं जाएं, पहले उससे इंट्रोडक्शन कराएं। कंसल्टेशन का मकसद ये होता है आपका मिलना जुलना और डॉक्टर से पूछना, तो सर ट्रांसप्लांट है क्या चीज़, बेसिक चीज़ें ज़रूर पूछनी चाहिए। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।
आपके वक्त का, और अब होगा गंजपन का मसला हल। और आपने अगर बाल लगवाने हो तो उससे पहले आप पूरी स्टडी करें, और हमारे इर्द गिर्द जो दोस्त हैं अब उनको भी मैं ये क्लिप भेजूंगा कि अब तुम्हारे मसले का हल मैं ढूंढ के लेकर आ गया हूँ। बड़ी मुनासिब सी इसकी कॉस्ट होती है और बड़ा एक कम टाइम पीरियड के अंदर आपको प्रोग्रेस नज़र आना शुरू हो जाती है। तो विश यू गुड लक ऑल ऑफ देम जिनको इसकी ज़रूरत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि पहले तो PRP के सेशंस में अगर अच्छा हो जाए बंदा तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर ये जेनेटिकली है या फिर इन्वायरमेंटली है तो इसका भी हल निकाल लिया है डॉक्टर साहब ने। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, कल फिर हाजिर होंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ। और आज जिस तरह से आपके पसंदीदा गेस्ट हमारे साथ बैठे हुए थे, कल भी कुछ आपके फेवरेट गेस्ट होंगे हमारे साथ मौजूद। कल तक के लिए थोड़ा इंतज़ार करें, कल 10 बजे आ जाएंगे फिर से एक बार। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।